हेलो दोस्तों, हिंदी की आशा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। उत्तर, धनराज पिल्ले का साक्षात्कार पढ़कर यही छवि उभरती है कि वे सीधा सरल जीवन व्यतीत करने वाले मध्य वर्गीय परिवार से नाता रखने वाले हैं। वे देखने में बहुत सुंदर नहीं हैं। हॉकी के खेल में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने का जरा भी अभिमान उनमें नहीं है। आम लोगों की भांति लोकल ट्रेनों में सफ़र करने में भी कतराते नहीं। विशेष लोगों से मिलकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। उन्हें माँ से बहुत लगाव है। इतनी प्रसिद्धि पाने पर भी आर्थिक समस्याओं से जूझते रहे। उन्हें हॉकी खेल से बहुत लगाव है। लोग भले ही उनको तुनक मिजाज समझें, लेकिन वे बहुत सरल हृदय मनुष्य हैं। प्रश्न 2, धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफ़र का वर्णन कीजिए। उत्तर, धनराज पिल्ले का बचपन काफ़ी आर्थिक संकटों के बीच गुजरा है। उन्होंने गरीबी को काफ़ी करीब से देखा है। धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक का सफ़र तय किया है। उनके पास अपने लिए एक हॉकी स्टिक तक खरीदने के पैसे नहीं थे। शुरुआत में मित्रों से उधार लेकर और बाद में अपने बड़े भाई की पुरानी स्टिक से उन्होंने काम चलाया, लेकिन आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। अंत में मात्र 16 साल की उम्र में उन्हें मणिपुर में 1985 में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का मौका मिला। इसके बाद उन्हें सन 1986 में सीनियर टीम में स्थान मिला। उस वर्ष अपने बड़े भाई के साथ मिलकर उन्होंने मुंबई लीग में अपने बेहतरीन खेल में खूब धूम मचाई। अंततः 1989 में उन्हें ऑलविन एशिया कप कैंप के लिए चुना गया। उसके बाद वे लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते रहे और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रश्न 3, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? उत्तर, धनराज पिल्ले का यह कहना मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है का तात्पर्य है कि मनुष्य चाहे कितनी भी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ जाए, उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। माँ की इसी सीख को उन्होंने जीवन में अपनाया है। प्रश्न, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए। उत्तर, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है क्योंकि जैसे जादूगर अपने दाव पेचों से हमारी ही आंखों के सामने ना जाने क्या क्या करतब कर दिखाता है और हम दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं, वैसे ही ध्यानचंद भी हॉकी खेलने में माहिर है। कोई भी ऐसा दाव पेच नहीं जो उन्हें ना आता हो। कोई भी हॉकी में उन्हें मात नहीं दे सकता। प्रश्न, किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल कहा जाता है? उत्तर, हॉकी का खेल काफ़ी पहले ज़माने से भारत में खेला जाता रहा है। इसे राजा महाराजाओं से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी बड़े चाव से खेला करते थे। आज भी इस खेल के प्रति रुचि देश एवं विदेशों में बनी हुई है। इस खेल को खेलने में अधिक पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पुराने ज़माने के लोग पेड़ों की टहनियों से इस खेल को खेला करते थे। यह खेल वर्षों से लगातार आगे ही बढ़ता जा रहा है। यह सीमित संसाधन में खेला जाने वाला खेल है, इसलिए इसे भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। प्रश्न, आप
समाचार पत्रों पत्रिकाओं में छपे हुए साक्षात्कार पढ़ें और अपनी रुचि से किसी व्यक्ति को चुनें। उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर कुछ प्रश्न तैयार करें और साक्षात्कार लें। उत्तर छात्र स्वयं करें। प्रश्न: यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। क्या आप धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत हैं? अपने अनुभव और बड़ों से बातचीत के आधार पर लिखिए। उत्तर: हम धनराज पिल्ले की इस बात से सहमत है कि कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी लेकर आए। उनका यह कथन बिल्कुल सच है, क्योंकि धनराज को स्वयं जितनी शोहरत मिली उतना पैसा प्राप्त नहीं हुआ। वे काफ़ी समय तक आम लोगों की भांति लोकल ट्रेनों में सफ़र करते रहे, जिसे देखकर लोग हैरान होते थे। हमारे देश में कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें प्रसिद्ध व्यक्तियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा है। मसलन प्रेमचंद, मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल खां का उदाहरण ले सकते हैं। इन जैसे महान व्यक्तियों का जीवन आर्थिक तंगी के बीच व्यतीत हुआ है। प्रश्न: अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना आसान होता है या मुश्किल? ख. क्या आप और आपके आसपास के लोग अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेते हैं? ग. माफ़ी मांगना मुश्किल होता है या माफ़ करना? अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। उत्तर क. अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना कठिन होता है, क्योंकि हमें दूसरों के सामने अपने स्वाभिमान को झुकाना पड़ता है। माफ़ी मांगने का अर्थ है किसी के सामने झुकना, अपने को छोटा बनाना। ख. नहीं, कई बार लोग गलती मानने को तैयार नहीं होते। वे गलतियां करते हैं, साथ ही साथ अकड़ भी दिखाते हैं। ग. माफ़ी मांगना आसान है, जबकि माफ़ करना उससे ज़्यादा कठिन है। माफ़ी मांगना इसलिए आसान है क्योंकि माफ़ी मांगने के लिए एक बार झुककर अपने स्वाभिमान को झुकाना पड़ता है, जबकि कभी-कभी माफ़ करना ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि जब कोई अपराध बड़ा होता है तो उस परिस्थिति में माफ़ कर पाना माफ़ी मांगने से ज़्यादा कठिन होता है। कभी-कभी माफ़ करने वाला कई बार बिना माफ़ी मांगे ही माफ़ कर देता है। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।